नरेंद्र मुझे मोहब्बत के नाम पर एक पैकेज की तरह खरीदना चाहता है। मोहब्बत भी कैसे कैसे ताने बाने बुनती है। बहुत खूबसूरत बुनती है। ये गवाही मेरे लिए लाजिम है, हर सूरत में दूंगा, यकीन कीजिए। आज अदालत में जब वो कुरान पर हाथ रखकर झूठी कसम खाएगी तो आसमान से बिजली गिरेगी, खुदाई कहर नाज़िल होगा, मैं चावल खा लूंगी तो वो बदल जाएगी, मुझे इंसाफ मिलेगा। एक्सीडेंट की जगह पुलिस को जो जख्मी औरत मिली, हो सकता है उसका नाम शमा हो, लेकिन वो मरूम की बीवी नहीं। मिलॉर्ड, जब मेरी क्लाइंट गंभीर रूप से घायल और बेहोश अस्पताल में पड़ी थी, जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही थी, उनकी वालिदैन तक को यह पता नहीं था कि उनकी बेटी कहां है, तब शाहिदा बेगम के भाई शिराज अली ने एक गैर मामूली साजिश की। पुलिस से खबर मिलने पर उन्होंने शमा बेगम के घर वालों को कुछ नहीं बताया, बल्कि चुपचाप इराक से अपनी बहन को बुलवा लिया और एक झूठा दावा भी करा दिया कि वही मरहूम की इकलौती वारिस है। पुलिस ने एक झूठी रिपोर्ट भी लिखा दी कि कुछ लोग जायदाद पर इलीगल कब्जा करना चाहते हैं। इसी बीना पर जायदाद के इंतजाम का हक उन्होंने अपने हाथ में लिया। मिलॉर्ड, कोई कानून उन्हें यह हक नहीं दे सकता, लेकिन कोर्ट को गुमराह करके यह ऑर्डर लिया गया। यह ऑर्डर गैर कानूनी है, बैड एट लॉ है। मिलॉर्ड, इसे फौरन रद्द कर दिया जाए और जायदाद का इंतजाम शाहिदा बेगम से लेकर शमा बेगम। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अदालत में यह साबित किया जा चुका है कि शाहिदा बेगम हशमत अली की बेवा और वारिस हैं। उन्हें खतरा था, इसीलिए जायदाद का इंतजाम उन्हें सौंपा गया। इसके बरक्स अदालत में कभी ये कोई सबूत नहीं पेश किया गया कि शमा बेगम मरहूम की बीवी है। मिलॉर्ड, इसीलिए पिछली अदालत का फैसला सही है और बाइंडिंग है और उसे बदला नहीं जा सकता। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट कोमा में थी, उनका ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद पता नहीं क्या खिला दिया कि उनको अस्पताल में और रहना पड़ा। उनकी अदम मौजूदगी में दूसरी पार्टी ने ताला तोड़कर सारे सबूत हथिया लिए, मेरी क्लाइंट को सबूतों से महरूम कर दिया। इसलिए सबूत पेश करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए और जायदाद का इंतजाम शमा बेगम को नहीं तो कोर्ट अपने हाथ में ले ले। आपकी प्ली मंजूर की जाती है और आपको 3 महीने का वक्त मंजूर किया जाता है। थैंक यू मिलॉर्ड। जायदाद का इंतजाम किसको सौंपा जाएगा, ये फैसला सबूतों को देखने के बाद ही किया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन मिलॉर्ड, ऐसा करने से दूसरी पार्टी को जायदाद खुद-बुद करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा करे तो आप अर्जी दे सकते हैं, अदालत बिना सबूत के कोई रिलीफ नहीं। कोर्ट इज एडजर्न्ड। दूसरी पार्टी एक एक बात के लिए कितना झूठ बोल सकती है, देख लिया ना आप लोगों ने। इसलिए जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा गवाह तैयार कीजिए। केस लड़ना मेरा काम है, लेकिन आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। I'll try my best. You do yours. भाईजान, क्या कैसे कैसे साबित होगा जब यूं हर बात के लिए झूठ बोला जा रहा है? देखो शमा, ऐसा कहा जाता है कि भेड़िया जब शिकार करता है तो घूमकर अपने पिछले पंजों से इतनी धूल उड़ाता है कि शिकार को कुछ नहीं दिखता है। तो अदालत में भी ऐसे ही होता है। अदालत के इंसाफ को इसलिए अंधा कहा गया है। हम अदालत को जितना दिखाएंगे उतना इंसाफ हमको मिलेगा। अभी हमारी सबसे ठोस और बड़ी उम्मीद है कर्नल शमशाद, तुमको फौरन लिखो। आप गोपाल फोन कीजिएगा तो अपने पार्टी वालों को, बोलिए डॉक्टर की रिपोर्ट ढूंढकर हमको फौरन भेजेगा। चलो।
नफीसा। जी आए आपा। जी नफीसा। आपा। जी आपा। कचेरी चलने के लिए तैयार हो ना? जी बिल्कुल, बस जरा दुपट्टा ओढ़ लो। तुम्हें घबराहट तो नहीं? घबराहट? किस बात की घबराहट आपा? अरे इस रोज के लिए तो मैंने खुदा से मन्नतें मांगी थी कि कब ये दिन आए और मैं अपनी आपा के हक में गवाही दूं और उन मरदूदों का मुंह तोड़कर उनके मुंह पर कौलख मलूं। गौर साहब ने जो बताया सब याद है ना? एक एक लफ्ज मैंने अपने दिल पर लिख लिया है आपा। कचेरी में बात दिल की नहीं दिमाग की होती है। वहां तरह तरह के सवाल करेंगे। करे? अरे जरा करके तो देखे सवाल। आपा आप सच्ची, आपका कौल सच्चा, मेरा ईमान सच्चा। फिर आप ही बताइए ना, मेरे मुंह से गलत बातें कैसे निकल सकती? मेरे मुंह से वही निकलेगा जो मेरा खुदा जानता है और चाहता है। वो क्या जानता है और क्या चाहता है ये मैं नहीं जानती। मगर आपा मैं तो जानती हूँ ना। मैंने आज रोजा रखा है। मेरे मुंह से वही निकलेगा जो मेरा ईमान है और मेरा ईमान मुझे आपके और हक के साथ रखेगा। मेरा रोजा आप इफ्तार करवाएगी और इंशाअल्लाह खुशी खुशी तोड़वाएगी। चलो। नफीसा भी अदालत में हाजिर हो। सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। नफीसा भी। जी सरकार। तुम मरहूम राजा साहब की मुलाजिम कब से थी और कब तक रही? बचपन से सरकार। मगर जब राजा साहब अल्लाह को प्यारे हुए ना, तो उसके बाद में छोटी बेगम साहिबा के पास रहने लगी। छोटी बेगम साहिबा तुम किसे कहती हो? उन्हें, शमा बेगम साहिबा को। मरहूम राजा साहब और शमा बेगम की शादी कब हुई थी? कोई 1 साल पहले सरकार। क्या मरहूम राजा साहब ने अपनी पहली बेगम साहिबा यानी कि शाहिदा बेगम को तलाक दिया था? जी सरकार, दिया था। और वो बच्चा जो अस्पताल में पैदा हुआ, क्या तुम भी घायल थी? वो हमारी छोटी बेगम साहिबा का था। That's all, Your Honor. Your witness, please. नफीसा भी, जब शमा बेगम की शादी हुई उस वक्त आप वहां मौजूद थी? जी बिल्कुल। नहीं, मेरा मतलब है कि जब और जहां ये शादी हुई, जैसा कि आप कहती हैं, उस वक्त आप वहां पर मौजूद थी? जी नहीं। तो फिर आपकी बात मानी नहीं जा सकती कि ये शादी हुई। क्यों? क्योंकि आप वहां मौजूद नहीं थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि शाहिदा बेगम की भी शादी नहीं हुई सरकार। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनकी शादी में भी हम नहीं थे ना। ऑर्डर, ऑर्डर। आपने राजा साहब और शमा बेगम को एक साथ रहते हुए देखा है? जी बिल्कुल देखा। जब राजा साहब छोटी बेगम साहिबा को शादी करके ले आए, तब छोटी बेगम साहिबा वहीं रहने लगी जहां पहले बड़ी बेगम साहिबा रहती थी। हो सकता है राजा साहब ने सिरे से शादी ही ना की हो, यूं ही शमा बेगम को घर में डाल दिया। तौबा तौबा सरकार, तौबा तौबा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? ऐसा करने वाले और किस्म के लोग होते हैं सरकार। हमारे राजा साहब ऐसे नहीं थे। नहीं थे बड़े सरकार, हमारे राजा साहब ऐसे नहीं थे। अरे जो लोग औरतों को यूं ही घर में डालते हैं ना,
और जब उन्हें बच्चा होने लगता है तब वे खुश नहीं होते। अरे खुशियां मनाते ही नहीं, हर वक्त तो दाई के पीछे और पेट गिराने वालों के पीछे फिरते रहते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। सवाल पूछिए। शाहिदा बेगम को तलाक दिया गया? जी बिल्कुल दिया गया। कि तलाक आपके सामने दिया गया? कैसी बातें करते हैं सरकार आप? तलाक क्या नौकरों के सामने दिया जाता है? तलाक तो काजियों के सामने दिया जाता है। महल में तो ऐसा नहीं हुआ, आपके यहाँ ऐसा होता हो तो क्या मालूम। योर ऑनर, ये गवाह का जवाब नहीं है, ये सरासर बदतमीजी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बदतमीजी नहीं है। गवाह सिर्फ पूछे गए सवालों का जवाब दे रहा है। वैसे भी ऐसे मौकों पर नौकरों को बुलाया नहीं जाता है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। आप सवाल पूछिए। शमा बेगम के बच्चा हुआ, आपको ये कैसे मालूम कि वो राजा हशमत अली का बच्चा है, किसी और का बच्चा नहीं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये किसी बाइज्जत औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिस इज कैरेक्टर असैसिनेशन योर ऑनर। नो योर ऑनर, मैं सिर्फ महज पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। हस्बैंड के अलावा औरत को बच्चा किसी और मर्द से भी हो सकता है। आई एम मेनली टॉकिंग ऑफ बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप सवाल पूछिए। थैंक यू। हाँ तो नफीसा भी, आपने कैसे मान लिया कि वो बच्चा राजा हशमत अली का ही था? क्योंकि हमारे राजा साहब ने माना, इसलिए हमने माना। माशाल्लाह से कपड़े बनवाए, खुदा ने कि दे मजार पर ले गए, और अस्पताल में छोटी बेगम साहिबा ने हमारे राजा साहब का ही नाम दर्ज करवाया। अब आप भी मान ही लेना सरकार। क्या गया मानने के? हो सकता है उन्हें धोखा दिया गया, हो सकता है शमा बेगम ने झूठ कहा। ला हौल वला कुव्वत। आप बोलती क्यों नहीं? बताइए। क्या जवाब दूं सरकार? आप बातें देखिए ना कैसी कर रहे हैं। आपकी बातें न धरी जाए न उठाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे अच्छी वालदा दी है। मेरी माँ बहुत अच्छी है। मेरी बेगम साहिबा, छोटी बेगम साहिबा, निहायत शरीफ खातून है। या जो मजमा बैठा है, माशाल्लाह से सभी अच्छी माँ के लगते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो ना सही सरकार, मुझे बख्शे, मुझे गुनाहगार मत बनाइए आप मुझे गुनाहगार। होती होगी हरामी औलाद बड़े घरों में। मेरी वाकफियत ऐसे लोगों से नहीं है, मैं नहीं जानती, आप जानते होंगे। फर्दर हियरिंग आफ्टर लंच। हमको तो यकीन न को हुआ कि तुम इतना अच्छा बोल सकती हो। हमने ठीक कहा ना पापा, झूठों को झूठों के घर पहुंचा दिया और तोहमत लगाने वालों पर उनकी मुंह की कालख कर दी। आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अच्छा, अंग्रेजी भी सीख लिए? आपा ने सिखाया, और आपने कहा था ना बिना डरे बोलना, तो मैंने बोल दिया। वेरी गुड। चलो तुझे सलाम। आइए। इसे क्या हुआ? बेटा नरेंद्र, क्या बात है? क्या हुआ कैसे?
के शेर की तरह इधर उधर भटक रहा है। इसे पूछा तुमने? कितनी शक्कर। हेलो, क्या मैं सविता जी से बात कर सकता हूँ? देखिए, उनसे कहिएगा कि मुझे फोन कर लें। मेरा नाम नरेंद्र है। मैंने एक्चुअली उनसे कुछ काम कहा था। ओके, जी थैंक यू। मैंने अभी तुम्हारे घर पे फोन किया था। सर आई एम सो सॉरी, आई टुक सो मच टाइम आपका काम कुछ पता चला अमिता का? सर वो नहीं है तो यहीं पर, मुझे नहीं मिली। तुम घर गई थी उसके? सर पहले मैंने बहुत फोन्स किए, फिर आज मैं उनके घर गई। ये सविता है। नमस्ते। नमस्कार। बैठो, आओ। बैठो बैठो। हाँ तो सर मैं ये बोल रही थी कि मैंने उन्हें बहुत फोन्स किए, फिर आज मैं उनके घर गई, वहां जाके मालूम चला कि वो अपनी फ्रेंड शमा के घर गई है। तुम शमा के घर जा सकती हो? मैं? हाँ। नो सर, मैं वहां नहीं जा सकती। सर मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ। फिर हाल ही में उनके हस्बैंड की डेथ हुई है। ना जानने के कारण मैं अफसोस करने के लिए भी नहीं जा सकी। फिर ऐसे में इस काम के लिए मैं चली जाऊं तो कुछ ठीक नहीं लगता। सर आप क्यों नहीं चले जाते? नहीं, मेरे ना जाने की भी यही वजह है। और मैं इसलिए भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं शमा को लेकर ही अमिता पर बिगड़ा था। और अब तक तो अमिता ने शमा को सब कुछ बता दिया होगा। ठीक है सर, तो फिर मैं ही चली जाऊंगी। यस सर, रेप वाले केस में आपने मेरा केस टेकअप किया। अमिता ने मेरे लिए झूठी गवाही दी। आप और अमिता करीब आ जाए, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं शमा से मिलने जरूर जाऊंगी। अच्छा, तो शमा जी से कह देना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और बस इतना ही कह देना, बाकी मैं उन्हें मिलकर खुद बता दूंगा। यस सर। सर अगर शमा जी बहुत ज्यादा नाराज हो तो क्या मैं उन्हें ये कह दूं कि आप बहुत परेशान हैं और आपका उनसे मिलना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और अमिता जी के लिए भी? हाँ हाँ, कह देना कि मैं शर्मिंदा हूँ और मैं बाकी सब कुछ मिलने में बता दूंगा। उनसे कहें एक बार मुझसे मिल लें बस। सर आई विल डू माय बेस्ट, डोंट वरी। थैंक यू, गुड डे सर। लियो शमा बीबी आ गई। नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र है। आप चाय पियेंगे? मैं बोल दिया बेटे, चाय। बहुत देर से बैठे रहे नो तुम्हारे इंतजार में। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर हुई। जी। आप दोनों बात करो बेटे, मैं चाय भी आता हूँ अभी। हाँ बेटे, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैंने सविता को भेजा था आपके पास। जी। ना मेरा आने का मुंह है, ना ही आपको फेस करने का, क्योंकि मैं तब नहीं आया जब मुझे आना चाहिए था।